Hello friends, here is another video on income tax and its basic concepts. दो वीडियोस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उनके अंदर हम कुछ कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं. होप कि आपको वो वीडियोस के थ्रू कंसेप्ट क्लियर होंगे. आज नेक्स्ट करते हैं. बेस्ट बुक कौन सी है अपने सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए? मुझे जो पसंद है वो है इनकम टैक्स टैक्सेशन लॉ बाय डॉक्टर H.C. मेहरोत्रा. इससे सारे क्लियर होंगे आपके कंसेप्ट. लैंग्वेज बहुत ईजी है समझने में. आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के बारे में. एक्सेप्शंस टू रूल दैट इज टैक्स प्रीवियस ईयर्स इनकम ड्यूरिंग द सेम ईयर. प्रीवियस ईयर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस गिवन है आपको. वो एक्सेप्शंस का मतलब क्या हुआ? प्रीवियस ईयर पहले दोबारा से रिकॉल कराती हूँ. प्रीवियस ईयर क्या होता है? जिस ईयर में हम इनकम को अर्न करते हैं उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं. और दूसरा टर्म होती है असेसमेंट ईयर. असेसमेंट ईयर क्या होता है? जिस ईयर में हम इनकम के ऊपर टैक्स पे करते हैं. तो जिसमें हमने इनकम को अर्न किया, कमाई, तो वो हमारा प्रीवियस ईयर बन गया. और जिस ईयर में हमने इनकम पर टैक्स पे किया वो हमारा असेसमेंट ईयर बन गया. अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं. इन एक्सेप्शंस का मतलब क्या हुआ? जब प्रीवियस ईयर का जो इनकम अर्न करते हैं उसका हमें जो टैक्स पे करना होता है वो नेक्स्ट ईयर मतलब असेसमेंट ईयर में पे करना होता है. बट कुछ ऐसे रूल्स हैं यहाँ पर जिन पर हमें टैक्स जो है जब कमाई उसी पर पे करना है और तभी ही पे करना है. तो प्रीवियस ईयर में कमाई तो प्रीवियस ईयर में ही उसका टैक्स पे करना है. इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर. तो मैंने आपको बोला कि टैक्स जो है जिस साल में हमने कमा रहे हैं उस साल में ही हमने पे करना है. इनको एक्सेप्शंस हैं ये, अदरवाइज हम उसको असेसमेंट ईयर में पे करते हैं. However, there are certain exceptions to this rule. In the following cases, the assessee is liable to be assessed to tax in the same year in which he earned the income. तो प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स जो है वो आपको प्रीवियस ईयर में ही पे करना होगा. मतलब जिस साल में आपने इनकम कमाई उसी साल में आपको इनकम पर टैक्स पे करना है. फर्स्ट पॉइंट है एक्सेप्शंस का, इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस. ऐसे लोग जो कि इंडिया के रेजिडेंट नहीं हैं और वो शिपिंग बिजनेस करते हैं. इन केस ऑफ अ नॉन रेजिडेंट कैरिंग शिपिंग बिजनेस, एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम कैरिंग पैसेंजर्स, लाइव स्टॉक्स, मेल और गुड्स शिप्ड एट अ पोर्ट इन इंडिया विल बी टैक्स इन द ईयर ऑफ इट्स अर्निंग. क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट है और उसका काम क्या है? शिपिंग बिजनेस का मतलब पैसेंजर्स को, सामान को, गुड्स को इधर से उधर ले जाना. अब अगर वो इंडिया में आया है, उसने पैसेंजर्स को यहाँ से लिया है और वो कहीं और जा रहा है, अब वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, तो इसका मतलब कि उसने जितनी इनकम अर्न करी है उसको उसी साल में टैक्स पे करना होगा. कितना टाइम लगेगा, कब वापस आएगा, कुछ नहीं कह सकते. अब कितना टैक्स पे, कैसे टैक्स पे करेगा वो? 7.5% ऑफ द अमाउंट पेड और पेबल ऑन अकाउंट ऑफ सच कैरेज विल बी डीम्ड टू बी द इनकम. तो उसकी इनकम क्या मानी जाएगी? जितना सामान वो लेके जा रहा है, जो उसका कैरेज है, उसका 7.5% अमाउंट जो भी उसने पे किया या उसने पे करना है उसको इनकम माना जाएगा. तो उसके ऊपर उसको टैक्स पे करना है. नंबर 2, इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया. इसका शॉर्ट एग्जांपल देती हूँ. सपोज़ मैं यहाँ रह रही हूँ, आई एम अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन मेरा पूरा साल यहाँ पर रहने का कोई मतलब नहीं है. मुझे किसी तरह से यहाँ से शिफ्ट करना है और मुझे फ़ॉरेन जाना है. अब क्यों जाना है वो मेरे पर्सनल रीजंस हैं, या फिर आप कह सकते हो मेरे को जॉब करनी है वहाँ पर, मेरे को किसी तरह से वहाँ पर सेटल होना है. तो सपोज़ मैंने यहाँ पर अगर 3 मंथ्स की कहीं ना कहीं सैलरी अर्न करी है, कहीं ना कहीं किसी सोर्स से इनकम अर्न करी है, तो मुझे जाने से पहले यहाँ पर उन 3 मंथ्स की इनकम पर टैक्स पे करके जाना होगा. अगर मेरी कोई इंटेंशन नहीं है पूरे प्रीवियस ईयर में वापस आने की तो अब देखते हैं यहाँ क्या एक्सप्लेन करा हुआ है. When an individual may leave India during the current assessment year or shortly after its expiry, and that he has no present intention of returning to India, the total income of such individual for the period from the expiry of the previous year for that assessment year up to the probable date of his departure from India shall be charged to the tax in the same assessment year. अब सपोज़ मेरा ये असेसमेंट ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल में और मैं अप्रैल मई जून यहाँ पर काम करती हूँ और जुलाई में मैं शिफ्ट हो जाती हूँ और मेरी कोई इंटेंशन नहीं है वापस आने की. तो इसका मतलब मैंने 3 मंथ्स इनकम अर्न करी. कौन से मंथ्स की? अप्रैल, मई और जून. तो मुझे जाने से पहले उन 3 मंथ्स की इनकम पर टैक्स पे करके जाना होगा उसी ईयर में जिस ईयर में मैंने इनकम को अर्न किया. नेक्स्ट पॉइंट इज़
ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, ये बहुत लोग करते हैं टैक्स को बचाने के लिए। अपने नाम की प्रॉपर्टी हस्बैंड के नाम पे ट्रांसफ़र कर देती है वाइफ, वाइफ के नाम पर हस्बैंड ट्रांसफ़र कर देता है, या अपने पेरेंट्स के नाम पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो किस लिए करते हैं? क्योंकि उनकी इनकम जो है वो स्लैब से नीचे होती है, वो किसी तरह का कोई टैक्स पे नहीं कर रहे, तो इसीलिए ऐसे पर्सन के नाम पर ट्रांसफ़र कर देते हैं जो इनकम टैक्स के स्लैब में नहीं आता। उससे क्या होगा? टैक्स बच जाएगा, नहीं देना पड़ेगा। An assessee is likely to transfer his property to avoid tax. The total income of such person for the period from expiry of the previous year for the assessment year to the date when the assessing officer commences proceeding under section 175 shall be chargeable to tax in the same assessment year. अगर ऐसा कुछ है कि आप टैक्स बचाने के लिए प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो इसका मतलब कि आपको टैक्स उस प्रॉपर्टी पर पे करना पड़ेगा। जब भी असेसिंग ऑफिसर को पता चल गया, जैसे ही असेसमेंट आपकी स्टार्ट हुई, तो उस केस में आपको उसी टाइम टैक्स पे करना होगा। नंबर 4 इज़ ऑन डिसकॉन्टिन्यूएंस ऑफ अ बिज़नेस और प्रोफेशन। किसी तरह से कोई बिज़नेस जो है आप उसको नहीं चलाना चाहते, आप उसको बंद कर रहे हो। इन केस ऑफ डिसकॉन्टिन्यूएंस ऑफ बिज़नेस और प्रोफेशन, द इनकम ऑफ द पीरियड फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द प्रीवियस ईयर for the assessment year in which the business or profession is discontinued up to the date of such discontinuance may be charged to tax in the same assessment year. क्या पढ़ा आपने यहाँ पर? अगर किसी तरह से कोई भी बिज़नेस या फिर कोई भी प्रोफेशन नहीं चल रहा है, उसको डिसकंटिन्यू कर रहे हैं आप, तो जितनी भी इनकम आपने अर्न करी है प्रीवियस ईयर के ख़त्म होने पर उस असेसमेंट ईयर के लिए, जब आपने बिज़नेस को डिसकंटिन्यू किया, तो जिस डेट तक आपने इनकम अर्न करी है, जिस डेट के बाद आप उसको डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, उस डेट तक आपकी जितनी भी इनकम बनती है उस पर आपको उसी टाइम टैक्स पे करना होगा। मतलब इन दैट same previous year, in that only will be the assessment year also. So in that same year you have to pay the tax on the income earned by that profession or by that business. Number 5 is income of an association of person, body of individual or an artificial judicial person formed for a particular event or purpose. अब इनकम कहाँ से हो रही है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोग जुड़े, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी तरह का कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, और ये किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए फॉर्म हुआ है, और उसके बाद इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। Where an AOP, that is artificial association of person or body of individual or an artificial judicial person, is formed or established or incorporated for a particular event or पर्पस, तो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए या किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए आपने इनको बनाया, एंड इज़ लाइकली टू बी डिजॉल्व इन द असेसमेंट ईयर इन विच इट इज़ फॉर्म्ड। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमने इस एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को बनाया था और इस्टेब्लिश किया था, उसको हम डिज़ोल्व कर देते हैं, हमें उसको नहीं चलाना है फर्दर। और इस्टेब्लिश्ड और इमीडिएटली आफ्टर द सच असेसमेंट ईयर, द टोटल इनकम ऑफ सच असेसी फॉर द पीरियड फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द प्रीवियस ईयर फॉर दैट असेसमेंट ईयर अप टू द डेट ऑफ इट्स डिसोल्यूशन शैल बी चार्जेबल टू टैक्स। तो जितनी भी इनकम असेसी ने अर्न करी, कब अर्न करी? जितना प्रीवियस ईयर था, मतलब जिस साल में उसने इसको फॉर्म किया था, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को फॉर्म किया था, और फॉर्म करने पर उसने जितनी इनकम अर्न करी है और उसके बाद उसको ख़त्म करना है, क्योंकि वो पर्टिकुलर इवेंट था। वो इवेंट सपोज़ 4 मंथ्स का था, वो इवेंट सपोज़ कर लो 6 मंथ्स का था, और 6 मंथ्स के बाद जो है ये एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो है वो दोबारा नहीं बनाना। इसका मतलब वो 6 मंथ्स की, अगर आपने बनाया है तो 6 मंथ्स की इनकम अर्न करी है, तो उस इनकम पर आपको टैक्स पे करना है उसी सेम ईयर में जो कि प्रीवियस ईयर है। लेकिन क्योंकि आप दोबारा उसको नहीं कर रहे, तो वही सेम प्रीवियस ईयर जो है वो आपका असेसमेंट ईयर बन जाएगा। तो जितनी भी इनकम आपने अर्न करी उस पर आपको टैक्स पे करना है। अब करते हैं असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर में डिफरेंस। होप सब आपको क्लियर होगा कि असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। फर्स्ट है प्रीवियस ईयर, फिर से असेसमेंट ईयर का पॉइंट। नंबर 1 है सेक्शन 3 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इज फॉर्म फॉर द प्रीवियस ईयर। हाँ, ये इसमें सेक्शन ज़रूर याद रखना। आपके क्वेश्चंस अगर आते हैं, आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ये सब्जेक्ट जो है वो अच्छा है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसके सेक्शन ज़रूर याद करके रखना। तो सेक्शन ज़रूर मेंशन करना अपने आंसर्स में। प्रीवियस ईयर का सेक्शन जो है वो सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 में प्रीवियस ईयर को फॉर्म किया गया था, एंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 इज़ फॉर्म फॉर द असेसमेंट ईयर। और असेसमेंट ईयर के लिए कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 9।
नंबर 2, द प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर से पहले जो साल आता है उसको हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं। द असेसमेंट ईयर मीन्स द पीरियड ऑफ 12 months commencing on the first day of April every year and ending on the 31st March of the next year। तो असेसमेंट ईयर क्या होगा, 12 months का पीरियड होता है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और एंड कब होता है, नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को। तो इससे पहले जो ईयर होगा उसको हम प्रीवियस ईयर बोलेंगे। Number 3, the previous year may be less than 12 months in case of newly set up business or profession। अभी हमने exceptions पढ़े हैं, exceptions के अंदर कुछ examples लिए हैं कि हमने अपना business जो है वो चलाना है, suppose 5 months के लिए चलाना है, तो इसका मतलब हमारा जो previous year है वो 5 months का होगा, तो 12 months से कम का previous year हो सकता है। The assessment year will always be for period of 12 months, but assessment year हमेशा 12 months का ही रहता है। द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड इज नोन एज प्रीवियस ईयर। ये हम आपको बता चुके हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्या होता है, वो ईयर जिसमें हमने इनकम को अर्न किया, इनकम को कमाया। द नेक्स्ट ईयर इन विच द प्रीवियस ईयर्स इनकम बिकम्स टैक्सेबल इज नोन एज असेसमेंट ईयर। और अगला साल जिसमें हम उस इनकम को, जो हमने इनकम अर्न करी है, उस पर टैक्स पे करते हैं, तो उस ईयर को हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। होपफुली आपको सब क्लियर होगा। आप इस वीडियो को देखिए अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, फॉर स्पेंडिंग योर प्रेशियस टाइम। होप यू लाइक इट। अगर किसी भी तरह के कोई भी डाउट्स हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। मुझे अच्छा लगेगा कि आपको कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं। और डू नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको पता लग जाए कि कब अपलोड होती है। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।